So hello people, this is your channel CTV and in this video we are going to do the questions of compounding of offences, adjudication and special court. सी मैं आपको पहले ही बोल दूँ कि जो 29 प्रोविजंस है जिसमें हमारे 20 मार्क्स तक कवर होंगे, उधर हम प्रोविजंस का रिवीजन करेंगे। वो अभी तक मैंने इशू नहीं करे हैं, अभी हम सिर्फ क्वेश्चन आंसर्स देख रहे हैं। ठीक है, आई होप सो कि आपने एक बार सब पढ़ लिया होगा। तो ये मैं इसके पहले भी बहुत सारे वीडियोज़ में बोल चुका हूँ कि अगर आपने पढ़ लिया है तो एक बार फटाफट क्वेश्चंस को रिव्यू करते, अपने नोट्स को उस क्वेश्चन से अपडेट कर देते हैं इन केस कभी नोट्स में वो पॉइंट नहीं हो तो। ठीक है, एंड देन जब हमारे पास पूरे नोट्स हमारे प्रॉपर हो जाएंगे, देन हम जो है नोट्स का रिवीजन करेंगे। तो 29 प्रोविजंस भी आपके पास आने ही वाले। चलो तो अब बिना किसी देर के स्टार्ट करते हैं। इधर हम डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस का तो अलग से वीडियो रहेगा, MCQ का अलग से वीडियो रहेगा, भले ही वो 1-2 मिनट का क्यों नहीं हो। अब देखा जाए तो NCLT में अगर आप देखो तो सिर्फ 1-2-3-4 ऐसे 4-1 मिलेंगे आपको MCQ, तो हार्डली वो 1-2 मिनट में ख़त्म हो जाएगा। पर उसको सेपरेट ही वीडियो बनाऊंगा, वो सही रहेगा। डिस्क्रिप्टिव के साथ अटैच नहीं करना। जिसको MCQ देखना है MCQ देख लो, जिसको डिस्क्रिप्टिव देखना है वो डिस्क्रिप्टिव देख लो। ठीक है, तो बिना किसी देर के अब हम स्टार्ट करते हैं। मिस्टर ए इज़ अ जुडिशियल मजिस्ट्रेट, वो लोअर कोर्ट में। ही वॉज अपॉइंटेड टू होल्ड द ऑफिस ऑफ द स्पेशल कोर्ट, कि आप स्पेशल कोर्ट का ऑफिस होल्ड करो और स्पीडी डिस्पोजल ऑफ पेंडिंग केस करो। क्या उसका अपॉइंटमेंट टेनेबल है? देखो, जुडिशियल मजिस्ट्रेट कम से कम फर्स्ट क्लास का तो होना चाहिए भाई, तो सिर्फ डिस्ट्रिक्ट ये लोअर कोर्ट का है। और अगर आप देखो नोट्स में तो लिखा हुआ है कि ये लोअर कोर्ट का नहीं चलेगा। देखो, सेंट्रल गवर्नमेंट ने नोटिफिकेशन से स्पीडी कोड बनाया है, स्पेशल कोड बनाया है। काय के लिए? ये स्पेशल कोर्ट है, ये स्पीडी ट्रायल ऑफ ऑफेंसेस इधर होते हैं, राइट। उसमें कंसिस्ट होते हैं सेशन जज या एडिशनल सेशन जज, मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट, जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास। तो एक तो जज और मजिस्ट्रेट, सेशन जज, एडिशनल सेशन जज, मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट, जुडिशियल मजिस्ट्रेट। तो ये जो सेशन जज, एडिशनल सेशन जज होते हैं तब होते जब इम्प्रिजनमेंट 1 साल, 2 साल या उससे ज़्यादा का हो। अदरवाइज जो है ये जुडिशियल मजिस्ट्रेट और मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास के। तो ये तो देखो, सेंट्रल गवर्नमेंट ने बाय नोटिफिकेशन स्पेशल कोड जो है स्पेशल कोड डेजिग्नेट करा है सेशंस कोर्ट को फॉर स्पीडी ट्रायल ऑफ ऑफेंसेस। सेंट्रल गवर्नमेंट इन कॉन्क्रेंस ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट। ठीक है, ये जो है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया नहीं है जो हम NCLT NCLAT में देखते हैं, या जब हमने सिक्योरिटीज अपीलेट ट्रिब्यूनल में सिलेक्शन कमेटी के रिस्पेक्ट में आता है कि प्रेसिडेंट NCLAT में सिक्योरिटी अपीलेट ट्रिब्यूनल में जब हमको प्रिसाइडिंग ऑफिसर और जुडिशियल मेंबर को अपॉइंट करना पड़ता है तो हम रिकमेंडेशन और कंसल्टेशन लेते हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की। इधर वो नहीं है, इधर चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट लिए। तो सेंट्रल गवर्नमेंट चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट से कॉन्करेंस, ठीक है, उनके कॉन्करेंस के साथ वो अपॉइंट करते हैं जज को। तो स्पेशल कोर्ट में वैसे भी सिंगल जज होता है, वो सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करता है विद द कॉन्करेंस विद चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट। ठीक है, तो उसको क्राइटेरिया पूरे करने पड़ते हैं। तो ये पर्टिकुलर क्राइटेरिया से ये नहीं करे तो डिस्क्वालीफाइड है, तो अपॉइंटमेंट टेनेबल नहीं है। एक्सेल लिमिटेड ने एक ऑफेंस कमिट किया अंडर कंपनीज एक्ट, द ऑफेंस फॉल्स विद इन अ जुरिस्डिक्शन ऑफ स्पेशल कोर्ट। ओके, तो ऑफेंस फॉल्स विद इन द जुरिस्डिक्शन ऑफ स्पेशल कोर्ट ऑफ बूंदी, मतलब कि बूंदी डिस्ट्रिक्ट के स्पेशल कोर्ट में ही आता है, इन विच द रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ एक्सेल लिमिटेड वॉज सिचुएटेड। हाउएवर इन द बूंदी डिस्ट्रिक्ट देयर वर 2 स्पेशल कोर्ट। ठीक है, आइडेंटिफाइड जुरिस्डिक्शन ऑफ स्पेशल कोर्ट अब 2 है, तो ऑफेंस ट्रायल ऑफ ऑफेंस किधर होगा? क्योंकि हमने ये बोला था कि ऐसे ही होता है कि जब स्पेशल कोर्ट रजिस्टर्ड ऑफिस जहाँ पे सिचुएटेड है उस एरिया के स्पेशल कोर्ट में ही जाएगा। तो उसमें भी देखो क्या है कि सारे ऑफेंस जो पनिशेबल है 2 साल या उससे ज़्यादा के, ये हमने भी इधर लिख के रखा है कि जो ऑफेंसेस है जो 2 साल या उससे ज़्यादा से पनिशेबल है, ऑफेंस पनिशेबल फॉर 2 years और मोर। ठीक है, वो ट्रायबल होते हैं स्पेशल कोर्ट में। ऐसे छोटे मोटे ऑफेंस नहीं, पर ऑफेंस जो है पनिशेबल 2 year और मोर, तो स्पेशल कोर्ट में ट्रायबल होते हैं। तो उस स्पेशल कोर्ट में ट्रायबल होते हैं। ठीक है, उस स्पेशल कोर्ट में ट्रायबल होते हैं, उस स्पेशल कोर्ट में ट्रायबल होते हैं इन द एरिया इन विच रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ कंपनी सिचुएटेड। तो स्पेशल कोर्ट ऑफ द एरिया इन विच द रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ द कंपनी, ठीक है, सिचुएटेड। और अगर एक से ज़्यादा स्पेशल कोर्ट है तो ऐसे केस में हाई कोर्ट स्पेसिफाई करता है। यही हमने इधर भी लिख के रखा है कि स्पेशल कोर्ट जो है रजिस्टर्ड ऑफिस वाले एरिया में ट्रायबल होगा, ऑफेंस ट्रायबल होगा। अगर एक तो कोई दिक्कत नहीं, एक से ज़्यादा हो तो हाई कोर्ट स्पेसिफाई करेगा। चलो
तो हाई कोर्ट ऑफ राजस्थान, हर एक स्टेट का अपना हाई कोर्ट होता है, तो इसलिए राजस्थान का हाई कोर्ट दिखेगा। स्पेशल कोर्ट की पावर ऑन ट्रायल ऑफ ऑफेंस, तो डिस्क्राइब द पावर ऑफ स्पेशल कोर्ट ऑन ट्रायल ऑफ ऑफेंस वेयर इट अपीयर्स, अगर स्पेशल कोर्ट को लग रहा है दैट नेचर ऑफ द केस इज सच दैट इम्प्रिजनमेंट एक्सीडिंग 1 ईयर मे हैव टू बी पास, उसको लग रहा है केस को देखते हुए कि इम्प्रिजनमेंट एक साल से ज़्यादा का पास होगा, तो पावर क्या है? देखो हाँ समझो, अगर एट द कमेंसमेंट स्टार्टिंग में या ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ समरी ट्रायल, तो समरी ट्रायल के कमेंसमेंट में या ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ समरी ट्रायल जिसे स्पेशल कोर्ट को लग रहा है कि नेचर ऑफ केस ही ऐसा है कि जो इम्प्रिजनमेंट है एक्सीडिंग 1 ईयर में है टू बी पास, ठीक है, और ठीक है एक्सीडिंग 1 ईयर, इम्प्रिजनमेंट एक्सीडिंग 1 ईयर रहेगा, और दैट इट इज़, और क्या बोल के रखा है, और के साथ और क्या बोल के रखा है, दैट इट इज़ फॉर एनी अदर रीज़न, कोई सा दूसरे कारण भी हो सकता है, दैट इट इज़ फॉर एनी अदर रीज़न अनडिज़ायरेबल, ये अनडिज़ायरेबल है, इसको समरी में लेना अनडिज़ायरेबल है। तो कमेंसमेंट में ही लग रहा है कि इम्प्रिजनमेंट 1 साल से ज़्यादा का है, एंड और इट इज़ अनडिज़ायरेबल टू ट्राई द केस समरीली, तब क्या करें सब, और ये समरी ट्रायल के स्टार्टिंग में लग रहा है या ड्यूरिंग द समरी ट्रायल ऐसा लग रहा है कि इम्प्रिजन में 1 साल से ज़्यादा का होगा, या कोई से अदर रीज़न हो सकते हैं जिसमें लग रहा है कि ये समरी में नहीं होना चाहिए। तो स्पेशल कोर्ट तब भी पार्टीज को सुनेगा, रिकॉर्ड एन ऑर्डर टू दैट इफेक्ट एंड देयर आफ्टर रिकॉल एनी विटनेस हु मे हैव एग्जामिन और प्रोसीड टू हियर और रीहियर द केस इन अकॉर्डेंस विद द प्रोसीजर ऑफ द रेगुलर ट्रायल। तो इधर ये हमने भी लिखा है कि देखो ऑफेंस जो पनिशेबल है फॉर मोर देन 3 ईयर, नॉट मोर देन 3 ईयर, मतलब अप टू 3 ईयर, तो पनिशेबल है अप टू 3 ईयर, बट कन्विक्टेड है ऐसे ऑफेंसेस जिसमें पनिश जो है वो 3 ईयर से ज़्यादा करने से 3 साल का है, और जो पर्सन है ना कन्विक्ट हुआ है, एक्यूज कन्विक्ट हुआ है लेस देन या इक्वल टू 1 ईयर, ठीक है। तो समरी ट्रायल में ऐसा होता है, पर कन्विक्शन अगर लग रहा है 1 साल से ज़्यादा का हो जाएगा और इट इज़ अनडिज़ायरेबल टू पास द केस समरीली, देन स्पेशल कोर्ट जो है पार्टीज़ को हियर करती है, सुनती है पार्टीज़ को, रिकॉर्ड एन ऑर्डर टू दैट इफेक्ट, फिर एक ऑर्डर देगी टू दैट इफेक्ट, एंड देयर आफ्टर रिकॉल एनी विटनेस हु मे हैव एग्जामिन, देखो सबको पार्टीज़ को सुनेगी, रिकॉर्ड करेगी ऑन ऑर्डर टू दैट इफेक्ट, एंड देयर आफ्टर रिकॉल एनी विटनेस हु मे हैव बीन एग्जामिन और प्रोसीड, हु मे हैव बीन एग्जामिन एंड प्रोसीड टू हियर और रीहियर द केस। तो पार्टीज़ को सुनेगी, ऑर्डर को रिकॉर्ड करेगी, रिकॉल करेगी विटनेस को जो एग्जामिन हो चुके हैं समरी में, ठीक है, वापस से हियर और रीहियर द केस करेगी इन अकॉर्डेंस विद द रेगुलर ट्रायल। तो क्या करेगी, रीहियर करेगी पार्टीज़ को, रिकॉर्ड करेगी ऑर्डर, एंड रीहर्ड करेगी केस को, रिकॉल करेगी विटनेस को। तो क्या बोला, एक ऑर्डर को रिकॉर्ड करेगी, हियर करेगी पार्टीज़ को, ठीक है, तो पार्टीज़ को सुनेंगी, रिकॉल करेगी, रीहियर करेगी। तो क्या बोला, रिकॉर्ड, रिकॉल एंड रीहियर, रिकॉर्ड, ठीक है, ऑर्डर को रिकॉर्ड करेगी, रिकॉल विटनेस को रिकॉल करेगी जो एग्जामिन हो गया, रीहर्ड एंड रीहर्ड द केस करेगी रेगुलर ट्रायल में, ठीक है। तो पार्टीज़ को सुनेगी, हर्ड करेगी, पार्टीज़ को सुनेगी, पार्टीज़ को हर्ड करेगी, देन पार्टीज़ को सुनेगी, हर्ड करेगी, देन रिकॉर्ड करेगी रीजंस या रिकॉर्ड करेगी ऑर्डर, रिकॉर्ड के बाद रिकॉल करेगी विटनेस जो पहले एग्जामिन हो चुके हैं, एंड रीहर्ड करेगी केस को इन रेगुलर ट्रायल। तो कब लगेगा कि जब ड्यूरिंग द कोर्स या जो है कमेंसमेंट में या ड्यूरिंग द कोर्स आपको लग रहा है कि इम्प्रिजनमेंट एक्सीडिंग 1 ईयर हो जाएगा। लिखा है फिर पावर्स ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट अंडर कंप्लेंट्स एक्ट रिगार्डिंग अपील अगेंस्ट एक्विटल। ये क्या होता है अपील अगेंस्ट एक्विटल? सी सबसे पहले समझो कि जो ऑर्डर है उस ऑर्डर पे अपील होती है, ठीक है। अब समझो क्या है कि ऑर्डर ऑफ एक्विटल जो है कोर्ट पास करते हैं अदर देन हाई कोर्ट। और एक्विटल का मतलब क्या होता है कि ऑर्डर पास कर दिया कि मुझे तो कोई एविडेंस नहीं मिल रहे हैं इस एक्यूज्ड पर्सन के रिस्पेक्ट में, जो तुम एप्लीकेशन से ये एक्यूज बोल रहे हो, ठीक है, मेरे को तो कोई एविडेंस नहीं मिले अगेंस्ट द एक्यूज, उस एक्यूज्ड के अगेंस्ट में कोई मेरे को एविडेंस नहीं मिले और ही इज़ नॉट गिल्टी फॉर एन ऑफेंस। तो क्या हुआ कि पास बाय कोर्ट अदर देन हाई कोर्ट, तो उधर आप अपील कर सकते हो, ठीक है। तो कौन अपील कर सकता है? तो सेंट्रल गवर्नमेंट इन एनी केस अंडर दिस एक्ट डायरेक्ट वो कंपनी प्रोसिक्यूटर को या पर्सन और ऑथराइज एनी पर्सन, ठीक है। सेंट्रल गवर्नमेंट अंडर दिस एक्ट डायरेक्ट एनी कंपनी प्रोसिक्यूटर या ऑथराइज एनी पर्सन इधर बाय नेम और बाय वर्च्यू ऑफ हिज ऑफिस कि आप अपील प्रेजेंट कर लो
फ्रॉम एन ऑर्डर ऑफ एक्विटल जो कोर्ट अदर देन हाई कोर्ट ने पास किया है, तो उस पर आप अपील कर लो, सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी रजामंदी दे दी। बस ये ऑर्डर जो है वैलिडली प्रेजेंट होना चाहिए, राइट। ठीक है, तो एक्विटल का ऑर्डर पास करा कंपनी अदर देन सॉरी हाई कोर्ट अदर देन हाई कोर्ट ने, एंड उसके अगेंस्ट जो है सेंट्रल गवर्नमेंट डायरेक्ट करता है कंपनी प्रोसिक्यूटर को या अदर पर्सन को ऑथराइज कि आप जो है अपील कर सकते हो, यह है अपील अगेंस्ट एक्विटल, और ये वैलिडली अपील प्रेजेंट हो जानी चाहिए। ठीक है, चलो। मिस्टर ट्रुथ, डायरेक्टर ऑफ हॉरिजॉन प्राइवेट लिमिटेड, इज ड्यूली ऑथराइज बाय बोर्ड, तो ऑथराइज है टू प्रिपेयर एंड फाइल रिटर्न रिपोर्ट डॉक्यूमेंट्स टू द रजिस्ट्रार। तो प्रिपेयर एंड फाइल, प्रिपेयर भी करो, फाइल भी करो, रजिस्ट्रार को करो और कंपनी के बिहाफ पे करो। दो ही फाइल ऑल द रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट, हाउएवर सब्सिक्वेंटली इट वाज फाउंड दैट फाइल डॉक्यूमेंट वर इनकरेक्ट। उसको प्रिपेयर एंड फाइल करने का बोला था, बाद में पता चला कि उसने फाइल करे इन एक्यूरेट और नोइंग टू बी फॉल्स। ठीक है, तो फॉल्स और इनकरेक्ट है, मटेरियल पर्टिकुलर्स में इनकरेक्ट, तो वो ये पता भी था कि ये फॉल्स है, उसको ये पता था फॉल्स है, तो पीनल प्रोविजन लग जाएंगे इस पर। तो सेक्शन 448 के पीनल प्रोविजन लग जाएंगे। सेक्शन 448 क्या बोलता है? सी, रिटर्न रिपोर्ट सर्टिफिकेट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट, प्रॉस्पेक्टस स्टेटमेंट डॉक्यूमेंट। ठीक है, तो इफ़ इन एनी रिटर्न, मतलब कि इन सब में कुछ पर्सन स्टेटमेंट करते हैं, पर्सन मेक अ स्टेटमेंट जो फॉल्स है मटेरियल पर्टिकुलर्स में, नोइंग टू बी फॉल्स, या मटेरियल फैक्ट ओमिट है, नोइंग टू बी मटेरियल, तो मटेरियल फैक्ट। ठीक है, तो फॉल्स मटेरियल फैक्ट या ओमिट, गलत भेजा है तो भेजा ही नहीं। ठीक है, और नोइंग टू बी मटेरियल, तो ऐसे केस में वो पर्सन जो है लायबल हो जाते हैं 447 में। तो देखो, पर्सन स्टेटमेंट दे रहा है, रिटर्न रिपोर्ट सर्टिफिकेट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट, प्रॉस्पेक्टस स्टेटमेंट, अदर डॉक्यूमेंट में वो ये स्टेटमेंट दे रहा है। ठीक है, तो पर्सन स्टेटमेंट दे रहा है, अब वो फॉल्स है। ठीक है, तो कुछ स्टेटमेंट दे रहा है तो उसमें कुछ मटेरियल पर्टिकुलर फॉल्स है, तो कुछ का पर्सन स्टेटमेंट दे रहा है जो फॉल्स स्टेटमेंट है, या ओमिट कर रहा है कुछ मटेरियल पर्टिकुलर्स, मटेरियल फैक्ट, और ये जानते हुए कि ये मटेरियल है। ठीक है, उसने फॉल्स मटेरियल पर्टिकुलर सबमिट करे या ओमिट करा मटेरियल पर्टिकुलर, तो ऐसे केस में जो है वो लायबल हो जाता है 447 में, राइट। और 447 का पीनल प्रोविजन क्या है कि अमाउंट ऑफ फ्रॉड अगर 10 लाख और 1% ऑफ टर्नओवर विच एवर इज़ लोअर, उस अमाउंट या उस अमाउंट से ज़्यादा है, राइट, तो इम्प्रिजनमेंट 6 महीने से 10 साल, 6 महीने से 10 साल। अगर पब्लिक इंटरेस्ट इन्वॉल्व है तो 3 साल से 10 साल, ये इम्प्रिजनमेंट है, ये है इम्प्रिजनमेंट। एंड फाइन विच में एक्सटेंड टू मिनिमम अमाउंट ऑफ फ्रॉड और मैक्सिमम 3 टाइम्स ऑफ फ्रॉड। तो 6 महीने से 10 साल और 3 साल से 10 साल। अगर उस अमाउंट से कम है, 10 लाख 1% ऑफ टर्नओवर विच इज लोअर, उस अमाउंट से कम है, तो ऐसे केस में जो फाइन है ये ऐसा नहीं है 1 महीने से 10, ये 6 महीने से 10 साल, ऐसा नहीं, फाइन 5 साल तक का और पेनल्टी 50 लाख तक की। ऐसा भी नहीं है कि फ्रॉड और 3 टाइम्स ऑफ फ्रॉड, ऐसा भी नहीं, पेनल्टी 50 लाख तक की, इस तरीके से है। तो चलो, ये हमने देख लिया। व्हाट इज़ द ऑब्जेक्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूइंग पैनल, ये जो आपने मीडिएशन एंड कंसिलिएशन पैनल बनाया ना, तो इसका मतलब क्या है, और उधर एप्लीकेशन कौन कौन कर सकता है, क्या सभी कर सकते हैं क्या? देखो, सबसे पहले मीडिएशन एंड कंसिलिएशन पैनल पे अच्छा खासा एक पेज है जिस पर अपन ने अच्छे से इसमें बात करके रखी है। इस पर मैं एक सेपरेट छोटा सा वीडियो भी बना दूंगा। तो सेंट्रल गवर्नमेंट मेंटेन करता है मीडिएशन एंड कंसिलिएशन पैनल। अभी ये पैनल है ना, तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो है मेंटेन करा है, उसके अंदर एक्सपर्ट रहते हैं जो एक पर्टिकुलर प्रोसीजर से केस को डिस्पोज करते हैं। देखो, पैनल है, पैनल में एक पर्टिकुलर प्रोसीजर, एक प्रक्रिया होती है और उस तरीके से केस को डिस्पोज करते हैं और 3 महीने के अंदर केस को डिस्पोज करना है। चलो, तो ये ADRMS है। ADRMS का मतलब होता है अल्टरनेट डिस्प्यूट रिजोल्यूशन मैकेनिज्म। ठीक है, अल्टरनेट डिस्प्यूट रिजोल्यूशन मैकेनिज्म। तो क्या लिखा है कि सेक्शन 442 इट प्रोवाइड दैट सेंट्रल गवर्नमेंट मेंटेन, देखो जो मैंने आपको बोला था, मेंटेन करता है MNC पैनल जिसके अंदर पैनल ऑफ एक्सपर्ट होते हैं। ठीक है, ये एक्सपर्ट्स मीडिएशन करते हैं पार्टीज़ के बीच में, सुलह करवाते या मीडिएशन करते कि एक जैसे कॉम्प्रोमाइज़ एंड अरेंजमेंट है ना, तो इसे मध्यस्थता लेकर आते हैं, मीडिएशन। तो ये क्या है कि सेंट्रल गवर्नमेंट मेंटेन करती पैनल ऑफ एक्सपर्ट फॉर मीडिएशन बिटवीन पार्टीज ड्यूरिंग द पेंडेंसी की प्रोसीडिंग्स चल रही है। ठीक है, ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ प्रोसीडिंग्स बिफोर द सेंट्रल गवर्नमेंट ट्रिब्यूनल, अपीलेट ट्रिब्यूनल। और इस प्रोसीडिंग के दौरान ही सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक पैनल बना दिया, इन केस को उधर रेफ़र करा और बोला कि यार ये प्रोसीडिंग चल रही है, ये पैनल वैनल बनाए, तुम यार एक बार देख लो, मध्यस्थता करवा सकते हो तो करवा दो।
तो मीडिएशन का मतलब क्या होता है कि इंटरवेंशन ऑफ थर्ड पार्टी इधर फिर इंटरवीन करता है और इंटेंट करता है टू रिजॉल्व द डिस्प्यूट, इंटेंशन टू रिजॉल्व द डिस्प्यूट। तो इंटरवेंशन ऑफ थर्ड पार्टी विद एन इंटेंशन टू रिजॉल्व द डिस्प्यूट, ऐसा नहीं कि मजे लेके चले गया वो, विद एन इंटेंशन टू रिजॉल्व द डिस्प्यूट। सी तो क्या है इंटरवेंशन ऑफ थर्ड पार्टी विद एन इंटेंट, इंटरवेंशन ऑफ थर्ड पार्टी विद एन इंटेंट टू रिजॉल्व द डिस्प्यूट। अभी रिजॉल्व के साथ ही उन्होंने कुछ वर्ड्स यूज़ करे हैं कि सेटलिंग करना, एडजस्टिंग करना डिस्प्यूट फ्रेंडली मैनर में यूजिंग एक्स्ट्रा जुडिशियल मीन्स। तो मीडिएशन का मतलब होता है, कंसिलेशन का मतलब होता है। तो हमने सेंट्रल गवर्नमेंट ने पैनल मेंटेन करी एक्सपर्ट्स की जो रिजॉल्व करते हैं डिस्प्यूट्स को पर्टिकुलर प्रोसीजर से और डिस्पोज करते हैं मैटर 3 महीने के अंदर और ड्यूरिंग द प्रोसीडिंग्स पेंडिंग बिफोर द सेंट्रल गवर्नमेंट अपीलेट ट्रिब्यूनल। और ऑब्वियस सी बात है कि ऑब्जेक्टिव ये है कि बहुत सारे केसेस पेंडिंग रहते हैं, तो सेटल करना है ना, केसेस पेंडिंग है उनको ख़त्म करना है, इसलिए पैनल लेकर आए। पॉइंट ये है कि कौन अप्लाई कर सकता है, जो अभी हमने पढ़ा, हु कैन अप्लाई। तो एनी पार्टी टू द प्रोसीडिंग्स अप्लाई टू सेंट्रल गवर्नमेंट, वन सेकेंड, एनी पार्टी टू द प्रोसीडिंग इट शैल बी अकम्पनीड विद सच फीस, ठीक है, ये कोई भी कर सकता है। फिर द सेंट्रल गवर्नमेंट और ट्रिब्यूनल अपीलेट ट्रिब्यूनल बिफोर विच एनी प्रोसीडिंग्स इज पेंडिंग। तो एक तो एनी पार्टी टू द प्रोसीडिंग्स और प्रोसीडिंग्स जो इधर पेंडिंग है बिफोर विच सच प्रोसीडिंग इज पेंडिंग, सुओ मोटो रेफर, वो सुओ मोटो भी रेफर कर सकते हैं, राइट, या फीस देके आप खुद भी जा सकते हो, सुओ मोटो भी रेफर कर सकते हैं। और जब ये सुओ मोटो रेफर करते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट ट्रिब्यूनल या अपीलेट ट्रिब्यूनल, तो ऐसे केस में अप्रूवल लेने की जरूरत नहीं पड़ती, वो सुओ मोटो दे कैन रेफर। तो एनी पार्टी टू द प्रोसीडिंग जो पेंडिंग, ठीक है, एनी पार्टी टू द प्रोसीडिंग्स जो प्रोसीडिंग्स पेंडिंग है बिफोर द सेंट्रल गवर्नमेंट, ये सब ये खुद भी अप्लाई कर सकते हैं। और रही बात तो ये खुद भी सुओ मोटो भी कर सकते हैं। चलो ठीक है। फंक्शंस क्या है कि कम्युनिकेट करते हैं। अभी जो थर्ड पार्टी है, जैसे कि होता है ना मियाँ बीवी के बीच में सुलह करवाना, तो इधर भी ऐसा ही होता है कि कम्युनिकेट व्यूज ऑफ द पार्टी टू ईच अदर और आइडेंटिफाई असिस्ट टू फाइंड रिजोल्यूशन, ठीक है, तो फाइंड इश्यूज़ की चलो पहले तो व्यूज़ एक्सचेंज करें, फिर इशू क्या है, फाइंडिंग द मेन इशू ऑफ द डिस्प्यूट एंड रिजॉल्विंग दैट इशू, एक्सप्लोर द एरियाज ऑफ कॉम्प्रोमाइज एंड अरेंजमेंट, अल्टरनेटिव सॉल्यूशन। पहले कम्युनिकेट कर दो व्यूज़ को, एक कोर एरिया ऑफ इशू निकालो, उसको रिजॉल्व करो, अल्टरनेट वेज होते हैं सॉल्व करने के, वो सब निकालो। चलो, इन द AGM ऑफ XYZ वाइल डिस्कसिंग ऑन द मैटर ऑफ रिटायरमेंट, क्या बोला है, इन द AGM ऑफ XYZ वाइल डिस्कसिंग ऑन द मैटर ऑफ रिटायरमेंट। जब इन द AGM ऑफ XYZ जब हम डिस्कस कर रहे थे ऑन द मैटर ऑफ रिटायरमेंट, तो फंक्शन ऑफ MNC क्या होता है कि कम्युनिकेट व्यूज़ ऑफ पार्टीज टू ईच अदर और असिस्ट करना। एक तो व्यूज़ शेयर करने के बाद आइडेंटिफाई एंड असिस्ट एंड फाइंड द रिजोल्यूशन। व्यूज़ शेयर करने के बाद असिस्ट टू फाइंड इशू, हेल्प करो कि व्यूज़ शेयर करने के बाद कि इशू ऑफ डिस्प्यूट क्या है, रिजॉल्व करो उस डिस्प्यूट को, अल्टरनेटिव वेज निकालो रिजोल्यूशन के, ये सब चीज़ें हैं। और विदाउट कंसेंट और बिना कंसेंट के तो ये सेटलमेंट टर्म्स ही नहीं बनाते, इनको सेटलमेंट टर्म्स बनानी है तो इन दोनों के साथ मिलके ही बनाएंगे, विदाउट कंसेंट ये नहीं बनाएंगे। चलो, ये जो क्वेश्चन है, इन दी AGM while discussing the matter of retirement and the appointment of director Mr. X, allegations of fraud and financial irregularity were marked against him। तो कुछ fraud and financial irregularity कुछ marked हुई थी, marked against him by some member। वो इससे मीटिंग में chaos हो गया। The situation was normal only after the chairman declared about initiating an inquiry। तो सिचुएशन तभी नॉर्मल हुई जब चेयरमैन ने बोला कि चलो इंक्वायरी करो उसके ऊपर। अब बस इतना ही बोल के रखा है कि कुछ काम क्या था और एलिगेशन ऑफ फ्रॉड एंड फाइनेंशियल इरेगुलरिटी करी है, मेंबर की आई है, उससे केओस हो गया। ठीक, सबसे पहले अगर हम बात करें सेक्शन 439 की, तो ये सेक्शन 439 बोलता है कि ऑफेंसेस जो है वो तो नॉन कॉग्निजेबल है। तो नॉन कॉग्निजेबल मतलब बेलेबल है यार। तो देखो, नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस इस एक्ट में नॉन कॉग्निजेबल है, बेलेबल है, पर एक्सेप्ट ऑफेंसेस जो 212 सबसेक्शन 6 में, क्योंकि वो कॉग्निजेबल है और वो नॉन बेलेबल है, राइट। फिर नो कोर्ट शैल टेक कॉग्निजेंस, किसी भी ऑफेंस का कॉग्निजेंस कोई कोर्ट नहीं ले सकता। नो कोर्ट शैल टेक द कॉग्निजेंस ऑफ एन ऑफेंस अंडर दिस एक्ट विच इज़ एलिज्ड टू हैव बीन कमिटेड बाय एनी कंपनी और एनी ऑफिसर। तो अगर कंपनी या ऑफिसर ने कोई ऑफेंस करा है तो नो कोर्ट शैल टेक कॉग्निजेंस ऑफ एनी ऑफेंस। इस एक्ट में जो भी ऑफेंस करे हो कोई भी कोर्ट कॉग्निजेंस थोड़ी ना लेगा। विच इज एलिज्ड टू बी हैव बीन कमिटेड बाय द कंपनी ऑफिसर देयर ऑफ, एक्सेप्ट
एक्सेप्ट अगर ये लोग अगर कंप्लेंट करते तो हम कॉग्निजेंस ले भी ले, पर अदरवाइज़ तो नहीं लेने वाले। तो अगर कंपनी ऑफिसर ने, ठीक है, कोई सा ऑफेंस करा है तो कोई भी कोर्ट उसका कॉग्निजेंस नहीं लेगी ऑफ एन ऑफेंस एक्सेप्ट अगर कंप्लेंट इन राइटिंग मेड बाय द रजिस्ट्रार शेयर होल्डर मेंबर। रजिस्ट्रार देखो, शेयर होल्डर मेंबर पहले मैं बोल देता हूँ, फिर रजिस्ट्रार आ जाता है, और पर्सन ऑथोराइज बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। ये लिखा हुआ है कि पर्सन ऑथोराइज बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, पर्सन ऑथोराइज बाय सेबी, शेयर होल्डर मेंबर, रजिस्ट्रार, ये कंप्लेन करते हैं कोर्ट में, तब जाके कोर्ट उसका कॉग्निजेंस लेता है। एक क्वेश्चन आएगा कि न्यूज़पेपर की पब्लिकेशन के बेसिस पे कॉग्निजेंस ले लिया। भाई न्यूज़पेपर की पब्लिकेशन की बेसिस पे भी नहीं ले सकते। एम्प्लॉय की कंप्लेंट पे कॉग्निजेंस ले लिया, नहीं, एम्प्लॉय की कंप्लेंट पे भी नहीं ले सकते। तो इन द गिवन सिचुएशन कोर्ट शेल नॉट इनिशिएट एनी सुओ मोटो एक्शन। किसी के अगेंस्ट में एक्शन लेना तो सुओ मोटो तो नहीं होगा, जो मैंने आपको बोला सुओ मोटो नहीं हो सकता, पर एक बार कंप्लेंट तो रिसीव हो। इधर क्या किया कि चेयरपर्सन ने तो इंक्वायरी बिठा दी, ये कोई बात होती है क्या? पहले कंप्लेंट तो, ठीक है, क्या लिखा हुआ है कि कोर्ट कुछ भी नहीं करेगा, ठीक है। तो इन द गिवन सिचुएशन कोर्ट शेल नॉट इनिशिएट एनी सुओ मोटो। तो इन द गिवन सिचुएशन कोर्ट शेल नॉट टेक एनी सुओ मोटो एक्शन अगेंस्ट द डायरेक्टर। डायरेक्टर के केस में कोई सुओ मोटो एक्शन नहीं होगा। तो इन द गिवन सिचुएशन कोर्ट शेल नॉट टेक, वो इनिशिएट नहीं कर सकता, कोर्ट शेल नॉट इनिशिएट एनी सुओ मोटो एक्शन अगेंस्ट द डायरेक्टर मिस्टर एक्स विदाउट रिसीविंग एनी कंप्लेंट इन राइटिंग। विदाउट रिसीविंग एनी कंप्लेंट इन राइटिंग, जब तक राइटिंग में कंप्लेंट रिसीव नहीं हुए रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी से, शेयर होल्डर से, मेंबर से, पर्सन ऑथराइज्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट या सेबी, कोर्ट सुओ मोटो नहीं कर पाएगा, ठीक है। चलो अब अगला क्वेश्चन है, व्हाट आर द पावर्स ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट अंडर कंपनीज एक्ट रिगार्डिंग अपील्स अगेंस्ट एक्विटल। अब एक्विटल के अगेंस्ट में अपील करना है। सी एक्विटल ऑर्डर होगा तब आप अपील कर पाओगे, और अपन ने पढ़ा है कि ऑर्डर जो देता है वो कोर्ट देती है अदर देन हाई कोर्ट। तो उसके अगेंस्ट में अपील कर दो, तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने डायरेक्ट करके रखा है कंपनी प्रोसिक्यूटर को या पर्सन ऑथराइज करके रखा हुआ है इधर बाय नेम ऑफ वर्चू ऑफिस कि भाई तुम जाके अपील कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। बस यही है, मैंने भी बस जो टेक्स्ट है वो आपको बता रहा हूँ। और जो अपील प्रेजेंट बाय सच प्रोसिक्यूटर शैल बी डीम्ड टू हैव, तुमने, ठीक है, आपने जो प्रेजेंट करा है ना अपील, वो डीम्ड टू हैव वैलिडली प्रेजेंट। तो बोल के दिया है कि डीम्ड टू हैव वैलिडली प्रेजेंट, ये डीमिंग फिक्शन है पूरा का पूरा। बाकी देखो MCQs आ गए थे, तो उसके बाद जो है हम 13th वाले क्वेश्चन पे आए। ओके, 14th वाले क्वेश्चन के, विच ऑफेंसेस आर डीम्ड टू बी नॉन कॉग्निजेबल। ये रिपीट हो रहा है, तो सारे ही ऑफेंस नॉन कॉग्निजेबल है एक्सेप्ट 212 सेक्शन 6 के। तो क्या लिखा हुआ है कि एक्सेप्ट दी ऑफेंसेस, सभी नॉन कॉग्निजेबल है। तो क्या लिखा हुआ है कि नो कोर्ट शेल, और उसमें भी चलो ठीक है, सारे एक्ट, सारे ऑफेंसेस एक्ट में नॉन कॉग्निजेबल है एक्सेप्ट 212 सेक्शन 6। नो कोर्ट शेल टेक कॉग्निजेंस, बाद में यही बोला है कि कोई भी कोर्ट कॉग्निजेंस तो लेगा ही नहीं, कॉग्निजेंस लेगा ही नहीं फॉर एनी ऑफेंस। अगर कंपनी, और ऑफेंस किसने करा हो, कंपनी ने करा हो, ऑफिसर ने करा हो, हम कॉग्निजेंस नहीं लेंगे। तो कोई भी कोर्ट जो है कॉग्निजेंस नहीं लेगा, वो ऑफेंस कंपनी ने करा हो, ऑफिसर ने किया हो। चलो ठीक है, हमने ये सब देख लिया कि कोई भी जो कोर्ट है कॉग्निजेंस ऑफ एनी ऑफेंस नहीं लेगी जो डन बाय कंपनी डायरेक्टर ने किया हो, अनलेस कंप्लेंट करा हो रजिस्ट्रार ने, शेयर होल्डर मेंबर ने, या पर्सन ऑथराइज्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट या सेबी, ठीक है। तो नो कोर्ट शेल टेक एनी ऑफेंस अनलेस, अगर कंप्लेंट करी हो, नो कोर्ट शेल टेक एनी ऑफेंस ऑफ कंपनी एंड ऑफिसर, कंपनी और बाय एनी ऑफिसर, अनलेस जो है कंप्लेंट इन राइटिंग करी हो रजिस्ट्रार ने, शेयर होल्डर मेंबर ने, पर्सन ऑथराइज्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, पर्सन ऑथराइज्ड बाय सेबी, ठीक है। ओके, पर्सन ऑथराइज्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट तक मैं रुक जाता हूँ, तब आपको जो है आपको कॉग्निजेंस लेना पड़ेगा। गवर्नमेंट कंपनी में तो सिर्फ पर्सन ऑथराइज्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट ही कंप्लेंट कर सकता है। इनफैक्ट जो पर्सन ऑथराइज्ड बाय सेबी अगर वो कंप्लेंट करता है तो कोर्ट कॉग्निजेंस ले सकता है इन रिस्पेक्ट ऑफ ऑफेंस रिलेटिंग टू इशू एंड ट्रांसफर ऑफ सिक्योरिटी एंड नॉन पेमेंट ऑफ डिविडेंड। ये सब इधर दे के रखा है। फिर क्या लिखा है, नथिंग इन दिस सबसेक्शन शैल अप्लाई टू अ प्रोसिक्यूशन बाय अ कंपनी ऑफ एनी ऑफ इट्स ऑफिसर। तो नथिंग शैल अप्लाई टू प्रोसिक्यूशन। फिर ये बोल के रखा है कि अगर कंप्लेनेंट रजिस्ट्रार है और पर्सन ऑथराइज्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट है तो ऐसे केस में आपको फिजिकल प्रेजेंस की जरूरत नहीं है। ये हमने पढ़ लिया, इशू एंड ट्रांसफर ऑफ सिक्योरिटीज पढ़ा। फिर नथिंग इन दिस सबसेक्शन शैल अप्लाई टू अ प्रोसिक्यूशन बाय अ कंपनी ऑफ एनी ऑफ इट्स ऑफिसर। फिर अब प्रोविजन शैल नॉट अप्लाई टू एनी एक्शन टेकन बाय द लिक्विडेटर। तो ये प्रोविजन लगता ही नहीं अगर लिक्विडेटर ने एक्शन लिए तो इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी ऑफेंसेस। और लिक्विडेटर जो होता है कंपनी का शैल नॉट डीम टू बी एन ऑफिसर, वो ऑफिसर नहीं होता है। चलो ओके, अगला क्वेश्चन है कि इन द मैटर ऑफ AGM, इन AGM वाइल डिस्कसिंग ऑन द मैटर, कुछ किसी ने जो है एलिगेशन रखे करे
ठीक है। तो वाइल डिस्कसिंग ऑन द मैटर ऑफ रिटायरमेंट एंड रीअपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर, कि रिटायर हो रहा है, इसको चलो रीअपॉइंट करते हैं। तो एलिगेशन करे लोगों ने इरेगुलरिटीज़ के रिस्पेक्ट में, जिससे मीटिंग में चैज हो गया, केओस हो गया। द सिचुएशन नॉर्मल तब भी हुआ जब इंक्वायरी करी, पर मिस्टर एक्स हाउएवर कुड नॉट बी रीअपॉइंट इन द मीटिंग, उसको रीअपॉइंट नहीं कर पाए क्योंकि उसके खिलाफ फ्रॉडुलेंट के रिस्पेक्ट में एलिगेशन थे। अब बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ कि प्रोविजन रिलेटिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन एंड वर्किंग ऑफ मीडिएशन एंड कंसिलेशन पैनल। 1 सेकेंड। तो मीडिएशन एंड कंसिलेशन पैनल, मीडिएशन मीन्स इंटरवेंशन ऑफ थर्ड पार्टी टू रिजॉल्व द डिस्प्यूट, कंसिलेशन मीन्स सेटलिंग और एडजस्टिंग डिस्प्यूट इन अ फ्रेंडली मैनर बाय एक्स्ट्रा जुडिशियल मीन्स। तो यही फ्रेंडली मैनर और एक्स्ट्रा जुडिशियल मीन्स ये सब अपने देखा। फिर ठीक है, सेक्शन 442 सेंट्रल गवर्नमेंट टू मेंटल पैनल ऑफ मीडिएटर, पैनल ऑफ एक्सपर्ट रहते हैं, ठीक है। और ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ एनी प्रोसीडिंग्स बिटवीन दिस इन सेंट्रल गवर्नमेंट अपीलेट ट्रिब्यूनल जो भी है, तो केस शुड बी पेंडिंग, केस पेंडिंग होना चाहिए, राइट। तो इट इज़ इम्पोर्टेंट डेट कि केस पेंडिंग होना चाहिए, राइट। पैनल में एक्सपर्ट होंगे, एप्लीकेशन फाइल करो फीस भर के, ठीक है। तो अब केस पेंडिंग है तो पार्टी टू द प्रोसीडिंग्स, कोई भी पार्टी टू द प्रोसीडिंग्स जैसा केस पेंडिंग है, यह सेंट्रल गवर्नमेंट ट्रिब्यूनल, ये सुओ मोटू, ठीक है। देखो सुओ मोटू कहाँ पे नहीं चलता है, जब कॉग्निजेंस ऑफ एन ऑफेंस हो, उधर सुओ मोटू नहीं होता, कॉग्निजेंस लेना तब सुओ मोटू नहीं होता। अदरवाइज मीडिएशन कंसिलेशन पैनल में सुओ मोटू भी ले जा सकते हैं। एप्लीकेशन, ठीक है, वो अपनी प्रोसीजर से डिस्पोज कर देंगे 3 महीने के अंदर, प्रोसीजरल जो भी प्रोसीजर रूल में देके रखा है वो फॉलो करेंगे, पीरियड वो 3 महीने के अंदर डिस्पोज कर देंगे, ठीक है। तो जब रेफरेंस आएगा तब से 3 महीने में डिस्पोज कर देंगे। देन सेंट्रल गवर्नमेंट को रिकमेंड करेंगे कि आपके पास जो केस पेंडिंग है ना, मेरे हिसाब से ये अल्टरनेटिव तरीके से इसका रिजोल्यूशन हो जाएगा। ये मध्यस्थता बैठ रही बीच में। फिर ऑब्जेक्शन, अगर आप एग्रीव्ड हो तो एग्रीव पार्टी ऑब्जेक्शन तो फाइल कर सकती है। क्या है ये जो है, फाइल ऑब्जेक्शन टू सेंट्रल गवर्नमेंट ट्रिब्यूनल अपीलेट ट्रिब्यूनल, कि आपने किससे करवा लिया, ऑब्जेक्शन फाइल कर सकते हैं। देखो यार थोड़ी सी तबीयत ख़राब है तो कोप अप कर लेना आवाज़ से, बराबर। मीडिएशन एंड कंसिलेशन पैनल का डिस्कशन पहले कर चुके हैं। पावर्स ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट टू अपॉइंट कंपनी प्रोसिक्यूटर, तो हाँ कंपनी प्रोसिक्यूटर का अपॉइंट कर सकते हो, ठीक है। तो क्या बोल रहे हैं कि सेक्शन 443 सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट कर सकता है, ये लिखा है, कंपनी प्रोसिक्यूटर को अपॉइंट कर सकते हैं जनरल स्पेशल ऑर्डर से इन लोकल एरिया। एंड पावर जो है वो सीपीसी के जो पावर्स है वो पावर, अब अपॉइंटमेंट ऑफ कंपनी प्रोसिक्यूटर सेंट्रल गवर्नमेंट में अपॉइंट जनरली और फॉर एनी केस, मतलब कि स्पेसिफिक क्लास, ठीक है, तो में अपॉइंट जनरली और फॉर एनी स्पेसिफाइड क्लास ऑफ केसेस, ठीक है, जनरली या स्पेसिफिक क्लास ऑफ केसेस इन लोकल एरिया, ठीक है। तो स्पेसिफाइड क्लास ऑफ केसेस इन लोकल एरिया अपॉइंट कर सकते हैं प्रोसिक्यूटर्स को। इनके जो पावर्स है वो जो सीआरपीसी सीपीसी में देके रखे हैं वो सीपीसी में इसके पावर्स रहेंगे। और अपील कर सकते हैं तो हाई कोर्ट, कोर्ट अदर देन हाई कोर्ट जो ऑर्डर देंगे, कोर्ट अदर देन हाई कोर्ट जो ऑर्डर ऑफ एक्विटल देंगे, उस ऑर्डर ऑफ एक्विटल के अगेंस्ट में आप अपील कर सकते हो, ठीक है। तो कंपनी के प्रोसिक्यूटर या ऑथराइज पर्सन इधर बाय नेम और बाय वर्च्यू ऑफ ऑफिस वो अपील कर सकते हैं, और ये अपील जो भी सबमिट करेंगे वो वैलिडली प्रेजेंट मान ली जाएगी। अब ऑब्जेक्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूटिंग पैनल ऑफ मीडिएशन एंड कंसिलेशन तो पता है आपको, बहुत सारे केसेस सेंट्रल गवर्नमेंट पेंडिंग रहते हैं, इसलिए मीडिएशन क्या है, मीडिएशन क्या है, ठीक है, इंटरवेंशन ऑफ थर्ड पार्टी टू रिजॉल्व द डिस्प्यूट इन अ फ्रेंडली इन अ, ठीक है, रिजॉल्व ना इन इंटरवेंशन बाय थर्ड पार्टी टू रिजॉल्व द डिस्प्यूट एंड फिर सेटलमेंट एंड एडजस्टमेंट। रिजॉल्व के बाद पर्यायवाची क्या है, सेटलमेंट एंड एडजस्टमेंट ऑफ डिस्प्यूट इन अ फ्रेंडली मैनर, ठीक है, इन अ फ्रेंडली मैनर यूजिंग एक्स्ट्रा जुडिशियल मीन्स, ये सब चीज़ें थी। और बाकी मीडिएशन कंसिलेशन क्या आप लिख दोगे वो तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलो, जोसेफ जो मेंबर है आर्मामेंट का कंपनी का, वो एग्रीड ड्यू टू फेलियर ऑफ द कंपनी टू मेक पेमेंट। देखो पेमेंट, ठीक है, पेमेंट ऑफ डिविडेंड, ठीक है, तो ये भी ऑफेंस है, पर इस ऑफेंस का कॉग्निजेंस तभी ले सकते हैं जब सेबी के मेंबर इसको कंप्लेन करेंगे। नॉन पेमेंट ऑफ डिविडेंड ही मेक अ कंप्लेन, उसने कंप्लेन करी राइटिंग में, अरे नहीं यार, बट कोर्ट रिफ्यूज टू टेक द कॉग्निजेंस, वो कंप्लेंट थोड़ी ना कर सकता, ही कांट मेक द कंप्लेंट, वो नहीं करेगा कंप्लेंट, वो नहीं करेगा, ठीक है।
पर्सन ऑथराइज बाय सेबी को करनी चाहिए। तो लीगल पोजीशन बताओ सबसे पहले। तो उसने कंप्लेंट करी है, तो कोर्ट शैल टेक कॉग्निजेंस ऑफ एन ऑफेंस ऑन नॉन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिविडेंड। 1 सेकेंड। कंप्लेंट इन राइटिंग बिफोर द कोर्ट ऑफ कॉम्पिटेंट जुरिसडिक्शन, उसने कंप्लेंट, ठीक है, उसने कंप्लेंट करी। सी, तो कोर्ट मे टेक कॉग्निजेंस ऑफ ऑफेंस फॉर वही रिलेटिंग टू इशू एंड ट्रांसफर ऑफ सिक्योरिटी and issue and transfer of security and non-payment of dividend on a complaint in writing by person authorized by SEBI. In the present case, जोसेफ जो मेंबर है is aggrieved due to failure of the company, उसने कंप्लेंट करी राइटिंग में, but before the court of competent jurisdiction, but the court refused. Hence, court shall take cognizance of offence relating to non-payment of dividend as the shareholder have made complaint in writing. 1 सेकेंड आप समझना पड़ेगा। जब शेयर होल्डर कंप्लेंट करते राइटिंग में ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया। सी, जब शेयर होल्डर कंप्लेंट करते राइटिंग में तो कोर्ट को कॉग्निजेंस लेना ही पड़ेगा, भले वो कोई सा भी ऑफेंस हो, एनी ऑफेंस। पर अगर पर्सन ऑथराइज बाय सेबी है और ये अगर कंप्लेंट कर रहे हैं तो कोर्ट की इच्छा है, कोर्ट मे टेक कॉग्निजेंस ऑफ एन ऑफेंस। ठीक है, तो जो इसके पहले इंटरप्रिटेशन ये निकल रहा था कि इस ऑफेंस के रिस्पेक्ट में तो सिर्फ यही एप्लीकेशन देगा, ऐसा नहीं है। उसमें भी इसके पास कोर्ट के पास ऑप्शन है कि वो कॉग्निजेंस ले या नहीं ले। अगर बोल के रखा है मेंबर ने तो आपको लेना ही पड़ेगा कॉग्निजेंस ऑफ ऑफेंस। तो देखो, इधर हमको लिखना पड़ेगा कि कोर्ट को कॉग्निजेंस ले लेना था, क्योंकि सेबी ने नहीं, इधर इस पर्सन ने किया तो लेना ही पड़ेगा। ये एक अच्छा क्वेश्चन है, एक अच्छा क्वेश्चन है। 1 सेकेंड। अगला, बिफोर इम्पोजिंग पेनल्टी एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी ने शो कॉज नोटिस इशू करा टू द कंपनी एंड ऑफिसर्स टू रिप्रेजेंट बिफोर द एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी। अब ये नोटिस, अब नोटिस कब दिया? 15 जुलाई को, पर नोटिस सर्व हुआ 31 जुलाई को। ठीक है, स्टेटेड टाइम पीरियड विद इन विच कंपनी एंड इट्स ऑफिसर हु वर कॉल्ड अपॉन मे बी प्रेजेंट बिफोर एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी। तो टाइम पीरियड विद इन विच ये प्रेजेंट हो जाना चाहिए। तो शो कॉज ऑथराइज अथॉरिटी ने इशू करा शो कॉज नोटिस और उनको 31 जुलाई को अगर सर्व हुआ है तो सी, ये है सेक्शन 454 का क्वेश्चन, जो सेक्शन 454 जो देखने में नहीं भी आता है, राइट। तो एक जो रिटर्न नोटिस है कंपनी ऑफिसर इन डिफ़ॉल्ट को दे रहे हैं, तो 15 दिन से कम का नहीं होना चाहिए एंड 30 दिन से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए। और फ्रॉम द डेट ऑफ, ठीक है, फ्रॉम द डेट ऑफ सर्विस देयर ऑन। तो क्या बोल रहे हैं कि एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी ऑफिसर शेयर इशू रिटर्न नोटिस कंपनी ऑफिसर को जो भी है विद इन सच पीरियड एज मे प्रिस्क्राइब इन द नोटिस नॉट बीइंग लेस देन 50 days और मोर देन 30 days फ्रॉम द डेट ऑफ सर्विस देयर ऑन। सर्विस 31 जुलाई को करा है ना, तो 31 जुलाई के बाद 30 दिन, राइट। 31 जुलाई के बाद 30 दिन, तो 30 अगस्त, 31 मत बोल देना। तो आप प्रेजेंट हो जाओ एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी के सामने 30 दिन के अंदर। ठीक है, बाकी जो केस स्टडी है, ये केस स्टडी पूरी SFIO के ऊपर है, मतलब कि इंस्पेक्शन इंक्वायरी इन्वेस्टिगेशन का होना था ये। भाई ये याद रखना कि वो अरेस्ट होने के 24 घंटे के पहले, 24 घंटे के अंदर जुडिशियल मजिस्ट्रेट के पास ले जाते हैं, तो 48 घंटे मत करना। चलो, इसमें NCLT के भी उन्होंने क्वेश्चन इंसर्ट कर दिए हैं कि वो टेक्निकल मेंबर अपॉइंट हुआ है ऑफ NCLT ऑन 1 जुलाई फॉर अ पीरियड ऑफ 5 years। ठीक है, ही विल बी कंप्लीटिंग 62 ईयर ऑन 30 जून, राइट। और उसको 5 साल के लिए अपॉइंट किया। तो रीअपॉइंट यहाँ रीअपॉइंट हो सकता है, बस सिर्फ 3 साल के लिए, राइट। पर देखो ट्रिब्यूनल है, तो ट्रिब्यूनल में तो 65 साल है, अपीलेट ट्रिब्यूनल में 70 साल हो जाता है। ठीक है, तो क्या लिखा हुआ है कि 65 साल अटेंड हो जाएंगे, तो ठीक है रीअपॉइंट हो सकता है, बट ठीक है। आइडेंटिफाई पावर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट अंडर कंपनीज एक्ट रिगार्डिंग टू अपॉइंट कंपनी प्रोसिक्यूटर। आप अपॉइंट कर सकते हो कंपनी प्रोसिक्यूटर, जो अभी अपन ने पढ़ा था। 1 सेकेंड। तो सेंट्रल गवर्नमेंट जनरल बाय जनरल ऑर्डर या स्पेसिफिक ऑर्डर इन रिस्पेक्ट ऑफ केसेस इन लोकल एरिया, वो कंपनी प्रोसिक्यूटर अपॉइंट कर सकता है। ठीक है, और इनका CRPC का ही पावर है। ठीक है, तो पावर्स इन गिवन इन अंडर द CRPC ऑन पब्लिक प्रोसिक्यूटर, तो अपॉइंट कर सकता है सेंट्रल गवर्नमेंट। उनके पावर, उनका प्रिविलेजेस है CRPC के। वही एक्विटल का ऑर्डर आता है तो उसके अगेंस्ट में अपील कर सकते हैं। और कोर्ट अदर देन हाई कोर्ट, ठीक है, व्हेन कोर्ट अदर देन हाई कोर्ट ऑर्डर करते हैं एक्विटल का ऑर्डर,
तो ऐसे कहते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट डायरेक्ट करता है कंपनी प्रोसिक्यूटर को या पर्सन ऑथराइज पर्सन बाय हिज नेम और बाय वर्चू ऑफ ऑफिस की अपील कर लो और वो जो है वैलिडली प्रेजेंट मान लिया जाएगा। तो अगर कोर्ट अदर देन हाई कोर्ट, जो कोर्ट है वो हाई कोर्ट नहीं है, हाई कोर्ट के अलावा अगर ऑर्डर देते हैं एक्विटल का, तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने डायरेक्शन दी कि जो ये कंपनी प्रोसिक्यूटर ये सब अपील कर सकते हैं और अपील जो करेंगे वो वैलिडली प्रेजेंट मान ली जाएगी। ठीक है, ये रिपीटेड क्वेश्चन है, बार बार आ रहे हैं। अब सी जो NCLT NCLAT है उसमें कुछ सेक्शंस जो है राइट, कुछ सेक्शंस पर्टिकुलरली हटा दिए, मतलब कि बहुत सारी चीज़ें हटाई है। तो एक बार वो कंफर्म हो जाए तो NCLT NCLAT के पर्टिकुलर प्रॉपर सेक्शंस में आपके सामने प्रेजेंट कर दूंगा। ठीक है, तो जैसे कि पर्टिकुलर अगर आप देखो सेक्शन 420 आ गया, तो वैसे भी इसको इधर कवर करते भी नहीं राइट। बाकी क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन है। अगर आप देखोगे तो वही AGM में फ्रॉड डायरेक्टर जिसका अगेंस्ट में फ्रॉड था तो इंक्वायरी कर दी, तो कॉग्निजेंस ऑफ ऑफेंस नहीं लेंगे, कम से कम कंप्लेंट होना चाहिए। तो विदाउट रिसीविंग अ कंप्लेंट कोई भी जो है कॉग्निजेंस ऑफ ऑफेंस नहीं लेता, तो कंपनी जो है कोर्ट सुओ मोटो एक्शन नहीं कर सकती अगेंस्ट द डायरेक्टर। ठीक है, विदाउट रिसीविंग कंप्लेंट। ये MCQs है, ये MCQs तो अभी अपन नहीं देख रहे हैं, उसके लिए तो सेपरेट वीडियो आएगा ही आएगा राइट। चलो ठीक है, ये भी हो गया हमारा। हाँ, बाकी सेक्शन 417C ये भी NCLT 417 ये भी NCLT NCLAT का है राइट। बाकी सारे क्वेश्चन हम देख चुके हैं। तो ठीक है, होप सो आपको वीडियो सही लगा होगा जिसमें हमने मिसलेनियस प्रोविजन हमने देखे। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ डू लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू चैनल CATV। एंड हाँ, प्लीज़ सब्सक्राइब करना है क्योंकि बहुत सारे वीडियो अराउंड अगर आप देखो 586 वीडियोस अपलोड हो जाएंगे। तो ये भी नहीं कि छोटे वीडियो बड़े वीडियो दोनों वीडियोस है, बट एटलीस्ट कंटिन्यूटी अगर आप देखो 586 वीडियोस है, अराउंड 500 586 बहुत ज़्यादा ही वीडियोस हो जाते हैं। अगर कंसिस्टेंसी अगर आपको दिख रही है और आपको लग रहा है कुछ भी बेनिफिशियल, तो प्लीज़ डू लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू चैनल CATV। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जहाँ पे हम जो है NCLT NCLAT का मैं आपको पता करके बताता हूँ, स्पेशल कोड का हमको करना है राइट। फॉरेन कंपनी के क्वेश्चन हम कर लेंगे। ठीक है, बाय। एक लास्ट क्वेश्चन है वो भी बचा है, वो भी देख लेते हैं कि अमर एक ब्रांच मैनेजर है इन किस्मत बैंक एंड ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ रिकवरी ड्राइव इनिशिएटेड बाय द बैंक अमर ने कलेक्ट करे 50 लाख रुपए डिफ़ॉल्टर से। ठीक है, तो ये ब्रांच मैनेजर था ना, तो उसने कलेक्ट करे, पर ही डिड नॉट क्रेडिटेड द अमाउंट्स रिकवर्ड लो। ठीक है, उसने कलेक्ट करे पर क्रेडिट नहीं करे द अमाउंट्स रिकवर्ड इन द रिस्पेक्टिव बोरोवर्स लोन अकाउंट में, उसने क्रेडिट नहीं करे और वो सारे पैसे अपने पास रख लिए। उसने कलेक्ट करे, रिकवरी करी, पर क्रेडिट नहीं करते हुए सारा पैसे अपने पास रख लिए। लेटर ही एब्सकॉन्ड अलॉन्ग विद अमाउंट सो कलेक्टेड, वो भाग गया। FIR लॉन्च हुई बाय द बैंक ने करी एंड द पुलिस आफ्टर मेकिंग इंटेंसिव सर्च कॉट एंड अरेस्ट हिम, चार्जशीट इशू करी एंड केस वॉज सबमिटेड इन द कोर्ट। अब देखो ये इसने हरकत करी है, कैश लेके भाग रहा था। इन विच कैटेगरी, कॉग्निजेंस और नॉन कॉग्निजेंस। ठीक है, एम्बेजलमेंट ऑफ कैश कवर होता है। अब सी, अभी अपन ने क्या पढ़ा था कि सारे ऑफेंस तो जो है नॉन कॉग्निजेबल होते हैं, 212 सबसेक्शन इसका कॉग्निजेबल होता है। तो ये जो है ये कॉग्निजेबल ऑफेंस है। एम्बेजलमेंट ऑफ कैश एंड एब्सकॉन्डिंग इज अ कॉग्निजेबल ऑफेंस विच मीन्स पुलिस ऑफिसर अरेस्ट एंड सच पर्सन विदाउट वारंट। ठीक है, तो कॉग्निजेबल ऑफेंस क्या होता है, मीन्स ऑफेंस फॉर विच एंड द कॉग्निजेबल केस मीन्स, ठीक है, कॉग्निजेबल ऑफेंस मीन्स एन ऑफेंस फॉर विच एंड कॉग्निजेबल केस मीन्स अ केस। सर सेकंड पॉइंट है नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस। सेकंड पॉइंट में क्या पूछ रहे हैं, नॉन कॉग्निजेबल मीन्स वेलेबल आर लेस सीरियस, है ना, लेस सीरियस होते ना, तो वो डेफिनेशन बता रहा है कि देखो नॉन कॉग्निजेबल और कॉग्निजेबल का। तो कॉग्निजेबल मीन्स एन ऑफेंस फॉर विच एंड कॉग्निजेबल केस मीन्स अ केस इन विच, तो ऑफेंस फॉर विच एंड केस इन विच पुलिस ऑफिसर, ठीक है, अरेस्ट विदाउट वारंट, अरेस्ट कर सकते विदाउट वारंट। नॉन कॉग्निजेबल में पुलिस ऑफिसर हैव नो अथॉरिटी टू अरेस्ट विदाउट वारंट, तो मतलब अरेस्ट होगा तो वारंट के साथ ही होगा। ठीक है, ये तो इन्होंने बता दिया। फिर कॉग्निजेबल ऑफेंस आर हीनियस क्राइम्स वेयर एज नॉन कॉग्निजेबल वो सीरियस नहीं होते हैं, वो तो हमको दिख ही गया। ठीक है, ऊपर की डेफिनेशन से
कॉग्निजेबल ऑफेंस में सारे ऑफेंसेस ने कवर कर लिए, मर्डर, रेप, ये सब कवर करके रखा है। मतलब इन्होंने एग्जाम्पल भी दे दिए, मतलब कि इन्होंने आरटीपी नवंबर 21 में एक स्टेप आगे ही चले गए। इन्होंने एग्जाम्पल भी दे दिए कॉग्निजेबल ऑफेंस के। तो कॉग्निजेबल है, नॉन कॉग्निजेबल बताया कि मर्डर, रेप, थेफ्ट, किडनैपिंग, काउंटर फिटिंग, एम्बेजलमेंट भी लिख ही लेते हैं ना, अब एम्बेजलमेंट भी बोला है तो ठीक है। एम्बेजलमेंट की स्पेलिंग गलत है, वो डबल से हटाना था, ठीक है। और नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस अपन ने देख लिया। बाय हैविंग ओवरव्यू ऑफ द डेफिनेशन इट इज़ क्लियर दैट कॉग्निजेबल ऑफेंस वो अरेस्ट करेंगे, ठीक है, इन द मैटर ऑफ कॉग्निजेबल ऑफेंस। पुलिस ऑफिसर हैविंग अथॉरिटी टू अरेस्ट विदाउट, बिना वारंट के आप अरेस्ट कर दो, पर इधर तो वारंट चाहिए ही चाहिए आपको, ठीक है। तो ये अपन ने देख लिया। विच ऑफेंसेस स्पेशल कोर्ट कैन नॉट डील विथ, पहला पॉइंट, स्पेशल कोर्ट किस में डील नहीं कर सकता, तो स्पेशल कोर्ट किन ऑफेंस में डील नहीं करता, राइट, ठीक है। तो देखो सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्पीडी ट्रायल करने के लिए स्पेशल कोर्ट बनाया। तो अब समझो, पहले तो अपने से पूछ रहे कि कौन से ऑफेंस डील नहीं कर सकता, वो ये बताओ कि क्या ऊपर का डील कर सकता है क्या तगड़ा क्वेश्चन पूछा आरटीपी में यार, मानना पड़ेगा। सेक्शन 452 ऑफ द कंपनी से प्रोवाइड्स दैट इफ़ एनी ऑफिसर एम्प्लॉय ऑफ अ कंपनी, उसने पोजीशन ले लिया, राइट, ठीक है, ऑफिसर एम्प्लॉय ऑफ अ कंपनी ने रॉन्गफुली पोजीशन ले लिया। अब इन्होंने 452 लेकर आ गए हैं, क्योंकि ये पर्टिकुलर इस क्राइम से एसोसिएटेड बातें कर रहे हैं ना। अब बात तो समझ में ये नहीं आ रही कि सेक्शन 452 तो वैसे भी ओमिटेड था, सिलेबस में है भी नहीं, फिर इसको कैसे इधर डाल दिया इन्होंने। देखो तो हमारा अगला क्वेश्चन क्या था कि नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस लेस सीरियस होता है, तो हाँ ठीक है, हमने बोल भी दिया कि नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस में पुलिस जो है अरेस्ट कर देती है, तो वारंट चाहिए रहता है। कॉग्निजेबल में बिना वारंट के भी अरेस्ट हो जाता है। बाकी बेलेबल की हमने बात कर ली थी, और फिर हमने एग्जाम्पल ले लिए थे कि नॉन कॉग्निजेबल में रेप आ ही जाता है, वो मर्डर, रेप ये सब आ जाता है, थेफ्ट, किडनैपिंग, एम्बेजलमेंट ये सब आ जाता है। और नॉन कॉग्निजेबल में चीटिंग, असॉल्ट, डिफेमेशन, फॉर्जरी ये सब आ जाता है, तो इसलिए वो सीरियस नहीं है। रही बात फिर एक और पॉइंट की कि क्या बोल के रखा है कि विच ऑफेंस स्पेशल कोर्ट डील नहीं करता, तो सेक्शन 452 का ऑफेंस स्पेशल कोर्ट डील नहीं करता, और ये सेक्शन 452 के ऑफेंस में आता है। अब पॉइंट ये है कि सेक्शन 452 का ऑफेंस क्या है कि कंपनी के ऑफिसर या एम्प्लॉय ने रॉन्गफुली कोई सा पोजीशन ले लिया, रॉन्गफुली पोजीशन लिया है, ठीक है, प्रॉपर्टी या कंपनी के कैश का, तो रॉन्गफुली हथियार लिया, राइट, रॉन्गफुली हथियार लिया, तो पर्सन कंपनी के ऑफिसर या एम्प्लॉय ने रॉन्गफुली पोजीशन लिया, ठीक है, प्रॉपर्टी या कैश का। और दूसरा है कि हमने कोई पोजीशन नहीं लिया, हमारे पास तो ये प्रॉपर्टी थी इंक्लूडिंग कैश, हमारे पोजीशन, हमने रॉन्गफुली पोजीशन नहीं लिया, हमारे पास पहले से ही था, ठीक है, हमने पर रॉन्गफुली इसको विथहोल्ड करके रखा हुआ था, और हमने नोइंगली किसी फ्रॉडलेंट एक्ट में अप्लाई कर दिया, और नोइंगली अप्लाई करा किसी एक्ट में जो नॉट डायरेक्टेड बाय आर्टिकल था एंड नॉट ऑथराइज बाय द एक्ट था, ठीक है। तो एक हो गया कि रॉन्गफुली पोजीशन है। दूसरा है कि आपने नोइंगली अप्लाई करा है, आपने नोइंगली अप्लाई करा उन एक्टिविटीज़ में जो आर्टिकल नॉट डायरेक्टेड बाय आर्टिकल, जो आपने रॉन्गफुली विथहोल्ड करके रखा है प्रॉपर्टी और कैश, तो हैविंग सच प्रॉपर्टी इंक्लूडिंग कैश इन हिज पोजीशन, रॉन्गफुली विथहोल्ड इट, ठीक है, तो आपके पास जो है आप हैविंग एनी सच प्रॉपर्टी कैश इन हिज पोजीशन, आपके पोजीशन में कोई रॉन्गफुली, ठीक है, प्रॉपर्टी है आपके पोजीशन में, आपने रॉन्गफुली विथहोल्ड करके रखा है, ऊपर पोजीशन की बात करके रखी थी, इधर आपने रॉन्गफुली विथहोल्ड करके रखा हुआ है, और नोइंगली आपने अप्लाई करा है किसी एक्टिविटी में जो नॉट डायरेक्टेड बाय आर्टिकल और नॉट ऑथराइज बाय द एक्ट, तो ऐसे लोग पे फाइन लग जाएगा 1 लाख से 5 लाख तक, 5 लाख तक का। तो ही शेल ऑन ए कंप्लेंट, ठीक है, कंप्लेंट ऑफ द कंपनी और ऑफ एनी मेंबर, तो कंप्लेंट करिए, कंपनी करे या मेंबर करे, क्रेडिटर करे, क्योंकि कंपनी के ऑफिसर एम्प्लॉय ने ऐसी हरकतें करी ना, तो कंपनी के ऑफिसर एम्प्लॉय ने अगर ऐसी हरकत करी है तो सिंपल सी बात है सी, तो अगर कंप्लेंट हुई है, कंपनी ने करी, मेंबर ने करी, क्रेडिटर ने करी, तो उनको फिर जो है पनिशेबल विद फाइन, ठीक है, पनिशेबल विद फाइन विच में नॉट लेस देन 1 लाख टू 5 लाख। तो ऐसे केस में स्पेशल कोर्ट, ठीक है, वोंट डील विद सच ऑफेंस अंडर सेक्शन 452, तो स्पेशल कोर्ट डील नहीं कर सकता वो उन ऑफेंस से जो अंडर सेक्शन 452 है। तो जो बोल रहे हैं कि स्पेशल कोर्ट के इस ऑफेंस से डील नहीं कर सकता, तो ये 452 का ऑफेंस आ गया।
वो इस तरीके से सेक्शन हो गया, पर ये सेक्शन कोर्स में नहीं है, राइट, पर आरटीवी में पता नहीं क्यों पूछ लिया। चलो, तो इस तरीके से हमारा जो है वीडियो इधर ओवर होता है, राइट। बाय।